इलाहाबाद में रहने वाला शर्मा परिवार मध्यम वर्गीय परिवारों में से एक है। सास ससुर, 2 बेटे और 2 बहू, ऐसा उनका परिवार है। परिवार के सभी सदस्य नेक हैं, लेकिन हर घर में कोई तो ऐसा होता ही है जिसके कारण घर की छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बन जाता है। और वो बातें बस घर तक सीमित नहीं रहती, बल्कि आस पड़ोस वालों में, रिश्तेदारी में फैल जाती है। उनके घर में भी उनकी बड़ी बहू मीरा का स्वभाव बिल्कुल ऐसा ही है, जिसे आता जाता तो कुछ नहीं, लेकिन हर एक के स्वभाव में, काम में गलतियां निकालना और खुद की तारीफ करना, हर तरफ होशियार बन के घूमना उसे बड़ा अच्छा लगता है। आइए देखते हैं उसकी ये बनावटी होशियारी उसे क्या क्या घुल खिलाती है। स्वाति, आज सुबह सुबह तुम्हारे और देवर जी के बीच में झगड़ा हो रहा था क्या? तुम दोनों कितने जोर जोर से बातें कर रहे थे। आज तुम्हारी आवाज से ना मेरी आंख खुली सुबह। नहीं तो झगड़ा तो नहीं था दीदी, बस थोड़ी सी बहस हो गई थी। अरे क्या थोड़ी सी बहस हो गई थी? तुम्हारा झगड़ा लगभग 1.5 घंटा चल रहा था और तुम कहती हो बस थोड़ी सी बात थी। तुम्हें पता है, ऐसे ही थोड़ी थोड़ी बात कहकर हम टाल देते हैं और ये पति पत्नी के बीच हुई छोटी सी बात कब बड़ी बन जाती है, तलाक तक पहुंच जाती है, हमें पता ही नहीं चलता। मेरी सहेली नहीं है रंजना, उसका भी ऐसा ही तो हुआ था। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी बातें ना छुपानी नहीं चाहिए, समय रहते ही बड़ों को बतानी चाहिए, उनके साथ बैठकर सुलझानी चाहिए, तभी तो रिश्ते बचते हैं। दीदी, आप कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हो? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच में हमारे बीच में झगड़ा नहीं हुआ था। स्वाति मीरा को समझाने की लाख कोशिश करती है, लेकिन मीरा बात को समझने की कोशिश ही नहीं करती। स्वाति और मीरा की बातें चल रही थी, तभी सास कमला जी, बुआ निर्मला जी, मामी सास संगीता जी जल्दबाजी में घर में घुसते हुए दिखते हैं। बड़ी बहू, इन दोनों के बीच हुए झगड़े का कारण तुम्हें भी नहीं पता? तो फिर बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आप आ जाओ बस। अगर आज आप नहीं आई तो हमारा घर टूट जाएगा, बसा बसाया परिवार बिखर जाएगा। ये सब क्यों कह रही थी? देवर जी और स्वाति बड़ी आवाज में बातें कर रहे थे। मुझे लगा वो दोनों झगड़ रहे हैं। फिर सोचा अगर इन दोनों के बीच का झगड़ा बड़ा हो गया तो आप सब लोग मुझे ही ताने मारेंगे। घर में जेठानी के होते हुए बात इतनी आगे कैसे बढ़ गई? लेकिन पति पत्नी का झगड़ा इतना व्यक्तिगत विषय है तो मुझे पूछने में शर्म आ रही थी, इसलिए मैंने आप सबको बुला लिया। सही किया ना मैंने मामी जी? हाँ, बहुत सही किया। तुम सच में बहुत होशियार हो। लेकिन बात क्या हुई थी वो तो बताओ। कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना बहू? मामी जी, कोई परेशानी की बात नहीं है। हमारे कमरे में छिपकली घुस गई थी और मुझे छिपकली से डर लगता है, इसी वजह से मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी। हे भगवान, ये तो ऐसा हुआ खुदा पहाड़ निकला चूहा। और नहीं तो क्या, खामखा हमारी वजह से आपको परेशानी हो गई। परेशानी की कोई बात नहीं बहू, लेकिन हम डर गए थे। हमारे जो लव बर्ड्स हैं उनके बीच में अचानक झगड़े कैसे होने लगे। मम्मी जी, आप भी ना। संगीता की बातें सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। जिस झगड़े का कारण पूछने के लिए मीरा ने इतने लोगों को इकट्ठा कर लिया था, अंत में पता चलता है कि झगड़ा तो हुआ ही नहीं था। मीरा ने आज पहली बार ऐसा नहीं किया था। हमेशा लोगों को इकट्ठा करना, घर की बातें सुलझाने के लिए पंचायत बिठाना उसका हमेशा का था। घर का हर सदस्य उसकी बातों पर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देता था, इसीलिए मीरा जो भी करती थी वो सब कुछ सही है और हमेशा उसे ऐसा ही करना चाहिए, वो ऐसा सोच लेती थी। अगले कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। कुछ दिनों बाद, माँ जी, मैं क्या सोच रही थी, मैं अचार बना लेती हूँ। क्यों अचानक? अभी तो अचार बनाने का मौसम भी नहीं आया। 15-20 दिन रुक जाओ, तब तक अच्छे आम भी मिलने लगेंगे। मैं हूं ना, बाजार से अच्छे आम ढूंढ कर लाऊंगी। हमारा अचार खत्म हो गया है और मुझे ऐसा लगता है कि अचार की बरनी घर में होनी ही चाहिए, और इन दोनों के लिए तो बहुत जरूरी है। इन दोनों क्या मतलब हुआ? बड़ी बहू तू क्या बड़बड़ करती है पूरा दिन? तेरी बातें समझ में ही नहीं आती तो। खैर, जो भी कर रही है सोच समझ कर करना, बेवजह छोटी सी बात का तमाशा नहीं बनना चाहिए। जी मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं जो करूंगी सोच समझ कर करूंगी। वैसे भी अब मेरा प्रमोशन होने वाला है। तुम और तुम्हारी बातें मेरी तो समझ के बाहर है। वो तो है। मम्मी जी, मुझे ना एक अर्जेंट फोन करना है, मैं अभी आती हूँ। बुआ जी के मोबाइल पर मीरा का नाम दिखते ही बुआ जी माथे पर हाथ मार लेती है और खुद से कहती है, चलो निर्मला, तुम्हें तुम्हारे मायके से बुलावा आ गया। क्या हुआ बड़ी बहू, आज फिर कुछ बात हो गई क्या? क्या कुछ भी बुआ जी, जैसे मैं आपको कभी बिना काम के फोन ही नहीं करती। करती हो ना बहू, लेकिन ज्यादातर तुम्हारे फोन झगड़ा कलेशी ही बताने के लिए होते हैं, तो मैंने सोचा इस बार भी कुछ ऐसा ही। अरे ना ना बुआ जी, इस बार ऐसा कुछ नहीं है। भगवान की दया से घर में सब कुछ कुशल मंगल है, और अगर कुछ ऐसा होता भी है ना तो मैं बैठी हूँ ना इस घर में आपको हर बात की खोज खबर देने के लिए। अच्छा वो सब छोड़ो, अब जल्दी से यहाँ आ जाओ। टेंशन की कोई बात नहीं है। हाँ,
शाम तक भी आएंगी तो भी चलेगा, बस आ जाइए, बहुत बड़ी बात है जो आपको बतानी है। अरे बहू, जो भी बात है फोन पर बता दे, मेरी आज ना तबीयत खराब है। ना ना बुआ जी, फोन पर नहीं बता सकती, बात ही कुछ ऐसी है। और ये जो आप कह रही हो ना आपकी तबीयत खराब है, देखना आपकी तबीयत 1 मिनट में तंदुरुस्त हो जाएगी, ऐसी खबर है अब हमारे घर में। इसीलिए शाम तक आ जाइए, तब तक मैं मामी जी मामा जी सबको इकट्ठा कर लेती हूँ। अरे बहू, बात तो सुनो। पता नहीं आज फिर किस बात को मीरा ने क्या समझ लिया था, पता नहीं कौन सी बात बताने के लिए मीरा आज फिर से सबको इकट्ठा कर रही थी। जिस तरह से मीरा ने निर्मला को फोन किया था, वैसे ही मीरा ने मामा जी मम्मी जी पड़ोसन उसके मायके वालों सबको जमा कर लिया। स्वाति, तुम खुद को बड़ी समझदार और होशियार समझती हो ना, आज देखो सबके सामने तुम्हारी बोलती बंद कर दूंगी। आज जब तुमने छुपाई हुई बात मैं सबके सामने ले आऊंगी ना सब लोग मेरी तारीफ करते रह जाएंगे। मीरा ने सबको फोन करके घर बुला लिया। अब बस इंतजार था शाम का। शाम होती है, मीरा के मायके वाले बुआ सास मामी सास मामा जी सब इकट्ठा हो जाते हैं। वो बड़ी बहू, बात क्या है अब तो बता दो। तुम्हारे लिए मुझे इतना बुखार होने के बावजूद भी आना पड़ा। तुम्हें यकीन तो है ना सच में बात खास है? हाँ बुआ जी, इसीलिए तो मैंने इतने लोगों को इकट्ठा किया है। देखो तो सही कितना सारा डेकोरेशन भी किया है। स्वाति इतनी खुशी की बात हमसे छुपा रही थी, लेकिन मैं इतनी स्मार्ट हूं कि मैंने पहचान लिया। लेकिन हुआ क्या? हुआ नहीं है, होने वाला है। हमारी स्वाति प्रेग्नेंट है। क्या? आपको किसने बताया दीदी? तुम्हारी हरकतों ने। वो प्रेगनेंसी में बुक पड़ी जाती है, वो बुक मैंने तुम्हारे कमरे में देख ली। अचार की बोतल घूरना, मोबाइल पे प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या सावधानी लेनी चाहिए वो वीडियो देखना ऐसा बहुत कुछ। इन सब से मुझे पता चल गया कि तुम प्रेग्नेंट हो। हे भगवान, दीदी एक बार आप मुझसे पूछ लेती। मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। वो हमारे कॉलेज में प्रोजेक्ट चल रहा है, एनिमल की प्रेगनेंसी में और औरतों की प्रेगनेंसी में क्या फर्क है इस चीज पर। तो बस उसी पर रिसर्च कर रही थी और इसीलिए मैंने वो किताबें मंगवाई थी और वीडियो देख रही थी। एक बार आपने फिर से पूरी बात समझे बिना बात का बतंगड़ बना दिया। बड़ी बहू, तो खुद को होशियार दिखाने के लिए ये जो कुछ ढोंग करती है ना, मत किया कर, क्योंकि हर बार तुम ही बेवकूफ साबित होती हो। एक बार फिर बेवजह की गई होशियारी में मीरा फंस गई और सबकी बातें सुनकर मीरा का मुंह उतर गया। बेचारी। राकेश का पूरा परिवार काला था, लेकिन समाज में उन लोगों की प्रतिष्ठा, नाम, मान, सम्मान काफी था। राकेश की शादी की जब बात शुरू हुई तो शहर की एक से बढ़कर एक रिश्ते आए। अरे आपके घर हमारी लड़की की शादी हो जाती है तो हम तो समझो गंगा नहा लेंगे। कैसी बात करती हैं? आपकी लड़की की अपनी खूबी है, गोल्ड मेडलिस्ट है आपकी बेटी, पढ़ने में होशियार, घर को संभाल लेगी, और क्या चाहिए। राकेश को भी रिद्धि पसंद आ जाती है। बेटा राकेश, कुछ बात करनी हो तो कर लो। नहीं माँ, आप लोगों को ठीक लग रहा है तो बस ठीक ही है मेरे लिए भी। रिद्धि की शादी राकेश के साथ हो जाती है। फिर शादी के बाद कौन सी शर्ट पहनूं? चलो एक काम करते हैं, हम दोनों सेम रंग के कपड़े पहनकर बाहर निकलते हैं, अच्छा लगेगा। रिद्धि राकेश की बात सुनकर हंसने लगती है। अरे खुद की शक्ल देखिए, मैं तो कुछ भी पहन लूं सूट करता है, तो अपना देखो काले कलूटे कहीं के। पति को रिद्धि की बात पर बहुत शर्म सी महसूस होती है कि वो काला है। फिर भाभी शादी की फोटो आ गई है, चलो ना देखते हैं। रिद्धि ननद के साथ फोटो देखने बैठ जाती है। भाभी दादी को देखो ना, कितने प्यार से आपको देख रही है ना। अरे देखेगी नहीं क्या, पोते की बहू है, बड़ी ही किस्मत वाली है मेरी सास। वो यही देख रही है कि वो कितनी किस्मत वाली है। अरे काले काले लोगों के बीच में गोरी लड़की देखकर खुशी तो होगी ना। क्या पता उनकी भी इच्छा रही हो कि उनकी होने वाली बहू गोरी हो, लेकिन पल्ले पड़ गई आप सासू मां। रिद्धि की बात पास खड़े ससुर जी सुन रहे थे। उसे बहू की बात पर गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। अब तो आए दिन रिद्धि की आदत हो जाती है कि वो अपने ससुराल वालों को भला बुरा कहती रहती। फिर एक रोज, अरे आंटी, आपकी बेटी मिनी कहाँ है? मुझे जरा बाजार तक जाना था, क्या वो मेरे साथ चलेगी? हाँ हाँ क्यों नहीं। मिनी, मिनी, देख पड़ोस की रीना आई है, सुन क्या कह रही है।
तभी वहां रिद्धि आ जाती है, जो रीना को देखकर कहती है, अरे ये लड़की कौन है? ये हमारी पड़ोसन है रीना। इसे जरा बाजार तक जाना था तो मीनी को लेने आई है। दोनों सहेलियां हैं ना। बाजार? ओहो, बाजार तो मुझे भी जाना था, लेकिन चलो तुम दोनों आगे चलो, मैं पीछे से आती हूँ। अरे पीछे से क्यों, तुझे बाजार ही जाना है कुछ लेने, तो चली जा इनके साथ। ओह प्लीज माँ जी, कैसी बात कर रही हैं? इन काले पीले लोगों के साथ जाऊंगी मैं, तो मुझे भी इनके जैसा ही समझा जाएगा। मिनी तो कुछ कहती नहीं, लेकिन पड़ोसन को तो मानो भूत चढ़ जाता है। वो तो कमर में दुपट्टा बांधकर रिद्धि से लड़ना शुरू कर देती है। हम लोगों जैसा मतलब कैसा? हाँ कैसा बोलो? अरे कैसी हो, कितनी बेइज्जती करवाने की सोच रखी है। कोई ना, करो 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 बेइज्जती, लेकिन आज तो सुनकर ही जाऊंगी कि मेरे जैसा मतलब कैसा। सास तो सर पर हाथ रखकर बैठ जाती है। मीनी दोनों के झगड़े छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन सास उसे रोक देती है। देख बेटा, तेरी भाभी बोलने से पहले सोचती नहीं कि क्या बोलना चाहिए। अब हम तो तेरे भाई का मुंह देखकर चुप हो जाते हैं, लेकिन किसी ना किसी को तो इसका घमंड तोड़ना ही पड़ेगा। तो भी चुपचाप तमाशा देख। और जैसा कि रिद्धि के ससुराल में हमेशा होता आया है, जीत पड़ोसन की ही होती है। और अंत में निकल निकल मेरे घर से, बढ़िया आई काला सा मुंह लेकर। यहाँ तो पड़ोस भी काले लोगों का ही है। और जबान देखो, काली शक्ल है तो कम से कम बात तो गोरी कर। ना जी ना, पता नहीं आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है, बोली जाती है जो दिल क्या। अरे कायदे कानून नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं? बोली के कायदे कानून, और ये बात भी कौन कर रहा है, देखो तो जरा। एक दिन ननद रिद्धि के पास जाती है। भाभी वो मेरे कॉलेज में ना फंक्शन है, आपकी वो मोर पंख की रंगों वाली साड़ी दे दो ना, शाम को पहननी है। रिद्धि ननद को देखती है और फिर जोर जोर से हंसने लगती है। ननद भी हंसने लगती है। अरे तुम क्यों हंस रही हो? भाभी आपकी खुशी में मेरी खुशी है, आप हंस रही हैं तो मैं भी हंस रही हूँ। सास दोनों बहू बेटी को हंसता देखकर खुश हो रही थी, लेकिन वो क्या जानती थी कि ये हंसी बस थोड़ी देर की है। अरे क्या हो गया ननद भौजाई को, हम भी बता दो तो हम भी जरा समझ के हंसे। इनको मोर पंख के रंग वाली साड़ी चाहिए, शक्ल कलौटे कौवे जैसी, लेकिन साड़ी पहनेगी मोर पंखी वाली। तो देखा कैसे घर में फैला खुशी का माहौल पल भर में चौपट हो जाता है। अच्छा, तो इसलिए हंस रही थी तुम? बेटा मिनी, ये लो 5,000 रुपये, जाकर बाजार से अपनी पसंद की साड़ी ले लो, और फिर शाम को तैयार होकर बाकी को दिखा देना कि कौन कैसा लगता है। और इस बार तो हर बात पर भाभी भाभी करने वाली ननद भी माँ के साथ चली जाती है। पीछे से रिद्धि, हाय रे, हम क्या गलत बोल दिए जो माँ बेटियां मुंह फुला ली? हम तो सच्ची तो बोले थे। वैसे क्या बोले थे? कौवे जैसी शक्ल में मोर पंखी रंग की साड़ी। रिद्धि को अपने गोरेपन और सास और ननद के कालेपन पर अब मजाक बनाने की आदत आम हो गई। वो पहले तो अकेले में ये बात करती, लेकिन फिर एक रोज शादी में। क्या बात है बुआ जी, आप तो बड़ी सुंदर लग रही हैं। चलो बहू, तुम्हें हमारे खानदान में कोई तो सुंदर लगा। क्यों बहू, क्या कमी है मेरी भतीजी और भाभी में? वो भी तो कितनी सुंदर है। सुंदर? अरे काले काले लोग कहाँ से सुंदर लग गए बुआ जी आपको भी ना। बहू बोल रही थी और आसपास की औरतें उसे सुन रही थी। माँ भाभी को रोको ना, मुझे बेइज्जती फील हो रही है। भाभी ऐसे क्यों बोल रही हैं? अरे रिद्धि जरा देख तो, अंदर राकेश आवाज दे रहा है तुझे। अरे रहने दे माँ जी, बुआ जी से मिलकर इतना अच्छा लग रहा है कि मन ही नहीं कर रहा कहीं जाने का। बुआ जी चलिए ना, साथ में सेल्फी लेते हैं। वो क्या है ना, मेरी सहेलियां बोलती रहती है कि तेरे ससुराल में कोई गोरा नहीं है, तेरे ससुराल में कोई गोरा नहीं है, तो कम से कम उन लोगों को तो जवाब मिले क्या? अरे रहने दे बहू, मुझे नहीं खिंचानी तेरे साथ कोई फोटो। मेरी भाभी और भतीजी के साथ खींच तू मेरी।
वैसे भी आज मेरा मायका मेरी भाभी ने संभाला है, नहीं तो कोई गोरी आती तो उसकी जबान भी ऐसी ही चलती। आओ भाभी, अरे दे खींच फोटो। बात तो बुआ की सही थी, भाई गोरी हो और ऐसी जुबान हो तो क्या फायदा। अब रिद्धि को बेइज्जती महसूस होती है, वो पति के पास जाती है। सुनो जी, जरा साइड आना। अरे क्या है ये, तुम्हारी बुआ तो बड़ी घमंडी है, मैं देख लूंगी इसे, आज के बाद हम लोगों के घर में ये घुस भी नहीं पाएगी। कैसी बात कर रही हो, बुआ के बिना तो मैं कभी नहीं रह सकता। पता है बुआ अपने बेटे से ज्यादा मुझे प्यार करती हैं, और मैं उन्हें घर आने से मना कर दूं, ये तो सोच भी मत लेना। वैसे हुआ क्या था? हुआ क्या, तुम भी सुनोगे तो तुम भी कहोगे कि मैं सही बोल रही हूँ। अरे मैंने तो उनके रंग रूप की तारीफ की थी। अरे भाई कोई तो दिखा तुम लोगों के खानदान में गोरा, तो उल्टा मेरे ही क्लास लगा दी, मेरे साथ सेल्फी तक नहीं ली। अरे ना ले सेल्फी, अब तो इनके साथ मेरी जूती भी ना ले सेल्फी। पति समझ जाता है कि आदत के अनुसार उसकी बीवी ने रूप रंग की बोली सुनाई होगी उसकी माँ बहन को। वो शांत रहता है। पूरी शादी में रिद्धि को कोई नहीं पूछता। रात को वो लोग घर आते हैं। घर आकर, माँ जी ये लीजिए लाल मिर्च, जरा फटाफट नजर उतार दीजिए मेरी। वो क्या है ना, आज इतनी सुंदर लग रही थी, कहीं किसी ने नजर ना लगा दी हो। सास मुंह बनाकर बहू की नजर उतारने में होती है कि सामने मिनी आ जाती है। माँ पता नहीं क्यों मुझे भी अजीब लग रहा है, जरा मेरी भी नजर उतार दो। रिद्धि को तो बस मौका मिल जाता है। तुम्हें कौन नजर लगाएगा, अरे तुम तो काली सी हो। देख बहू, बहुत हुआ, तेरी नजर उतर रही है ना। मिनी बेटा रुक जा, भाभी के बाद तेरी भी नजर उतार देती हूँ। सास बहू के उतारे मिर्च आग में रखती है, लेकिन कोई बदबू घर में नहीं फैलती। थैंक गॉड मुझे नजर नहीं लगी। सास फिर मिर्च लेके मिनी की नजर उतार कर जैसे ही आग में रखती है, पूरे घर में मिर्ची ही मिर्चों की महक फैल जाती है। हाय रे, मेरी बेटी को कितनों की नजर लग गई थी। अरे इसे किसकी नजर लग गई, ये तो काली कलोटी है, ऊपर से पहनकर भी गई थी लाल रंग। अब पास खड़े ससुर के सब्र की सीमा पार हो जाती है। वो बहू से कहते हैं, बहू तुमने उस दिन अपनी सास को बुरा भला कहा, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। पर क्या तुम जानती हो, जिस कमाई में मेरी बीवी ने मेरा साथ दिया और आज यहां तक लाकर खड़ा कर दिया, जिस मीनी को तुम बोल रही हो, उसके पैर पड़े तो मेरी तरक्की इतनी हुई कि आज तक नहीं रुकी। मुझे नहीं पता था कि इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी तुम्हारी सोच यही होगी। राकेश तुम अपनी बीवी के साथ यहां से निकल जाओ, मैं अपनी बीवी और बेटी की बुराई किसी के मुंह से नहीं सुन सकता। ससुर जो कि हमेशा रिद्धि को बेटी की तरह रखते, उनके मुंह से ऐसी बात सुनकर रिद्धि रोने लगती है। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैं समझ नहीं पाई थी, मुझसे गलती हो गई, मैं आज की बात ऐसा नहीं करूंगी। मम्मी मामी जी का कॉल आ रहा है, जरा बात कर लो। लगता है कोई जरूरी बात है, सुबह से तीसरी बार कॉल कर दिया है मामी जी ने। देख लीजिए सुगंधा जी, कहीं इस उम्र में आपकी भाभी आपके भाई से डिवोर्स तो नहीं ले रही। मैं तो चाहती हूँ कि ले डिवोर्स भाभी और विनोद को अकेला छोड़ दे, इसी लायक है वो। पर पता नहीं पिछले जन्म में क्या पुण्य किया है उसने कि बीवी सेवा करने वाली मिली, बेटा श्रवण मिला। ला दे फोन, मुझे बात करती हूँ प्रेम। सुगंधा मुंह बिचकाकर आंखों को आड़ा टेढ़ा मटकाकर अपनी भाभी को कॉल लगाती है। प्रणाम भाभी, कैसी हैं आप? कैसे याद किया आपने अपनी छोटी ननद को? वरना जो भी सवाल जवाब रहता है वो तो आप दीदियों से पूछ लेती है। मुझे तो कौन ही पूछता है मेरे मायके में। अरे नहीं दीदी, ऐसा मत बोलिए, आपसे भी ना राय मशवरा किए हम कोई काम करते हैं क्या? तो मैंने ये बताने के लिए फोन किया था कि आपकी भतीजी की शादी है तो आना है आपको। यह क्या बात हुई भाभी, कौन है लड़की? ना रोके पर बुलाया, ना लड़की के बारे में बताया, और सीधा शादी पर बुला रही है। ऐसी शादी में मुझे नहीं आना, आपका इनविटेशन आप अपने पास रखिए। ये कहकर सुगंधा गुस्से में फोन रख देती है। क्या हो गया, इतना चिढ़कर क्यों फोन रख दिया तुमने? और किसकी शादी है? नितिन, और किसकी? शादी की तारीख निकल गई है तो सीधा शादी पर बुलाने के लिए फोन किया जा रहा है। ये इज्जत है बुआ की? अरे इनकी शादी के एक रात के खाने के लिए मरती हूँ क्या मैं? माना हालत इतनी अच्छी नहीं है हमारी, पर रोड के भिखारी नहीं है। हर रोज रेस्टोरेंट नहीं जाते तो क्या हुआ, महीने में 4 बार तो चले ही जाते हैं। और उनकी तरह 4 गाड़ियां नहीं है हमारे पास तो क्या हुआ मम्मी जी, 1 कार तो है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे मन में आपके लिए इज्जत है जो उन लोगों के मन में नहीं है। सही कह रही हैं आप, कोई नहीं जाएगा वहां।
अरे तो हमें वहां कौन सा जाकर बसना है, जाएंगे खाएंगे और आ जाएंगे, किसी से ना बोलेंगे ना चालेंगे। अगर वहां जाएंगे नहीं तो अंदर की बात पता कैसे चलेगी, जरा दिमाग तो लगाइए सुगंधा जी। अचानक कैसे शादी हो क्यों रही है नितिन की, कहीं कोई और बात तो नहीं, कहीं माँ बाप के प्यारे बेटे ने कोई कांड तो नहीं कर दिया। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं, कहीं नितिन के लव मैरिज तो नहीं हो रही। जैसे ममता दोबारा कॉल करती है, सुगंधा फोन उठा लेती है। माफ कीजिए दीदी, हमें भी कौन सा पता था कि ये सब होने वाला है। वो तो नितिन के ऑफिस में एक लड़की है जिसे वो पहले ही शादी का वादा कर चुका था। अब लड़की के घर वाले हड़बड़ी में उसका रिश्ता कहीं और तय करने वाले थे, इसलिए ये तुरंत लड़की को लेकर यहाँ आ गया। अब ऐसे में हम क्या मेहंदी क्या संगीत करें, हड़बड़ी में शादी हो रही है, 1 हफ्ते बाद की डेट निकली है। जैसे ही हमें सब कुछ क्लियर हुआ हमने आपको बता दिया। आपको क्या लगता है भाभी कि मेरा भतीजा किसी को पसंद करेगा, अपने मन से शादी करेगा और मैं मुंह सुजाकर बैठ जाऊंगी? ना ना, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो चाहती हूँ कि बच्चे अपने मन के जीवन साथी के साथ रहे। कम से कम उस घर में जो मेरे साथ हुआ था वो मेरे भतीजे भतीजी के साथ तो ना हो। पर एक बात मुझे आपकी बहुत बुरी लगी है, घर की ननद को फोन करके कौन न्योता देता है? मेरा तो मायका है, मैं उठकर आ जाऊंगी, पर आपके जीजा जी का क्या? तभी ममता के हाथ से फोन लेकर विनोद कहता है, जीजाजी के लिए तो मैं आ रहा हूँ कल तुम्हें और जीजाजी को लेने। तुम टेंशन क्यों लेती हो सुगंधा? मिठाई का डब्बा और महेश की चाट, बस इतना काफी है जीजाजी का दिल खुश करने के लिए। देख लेना, तुरंत मान जाएंगे वो। कल आऊंगा और सीधा जीजाजी के पैरों पर गिरकर इस तरह न्योता देने की माफी भी मांग लूंगा, ठीक है ना? चल अब तू सामान पैक करना शुरू कर दे। हाँ, कितने प्यार से कह रहा है सामान पैक कर। और जब 19 साल की उम्र में मैं सामान पैक करके अपने प्रेमी से शादी करना चाहती थी, तब तो मेरा दुश्मन बनकर मेरे सर पर खड़ा हो गया था। आज जब अपने बेटे की बारी आई तो कैसे झुक गया। यही दुनिया है। उस वक्त तूने मेरे साथ धोखाधड़ी की थी ना विनोद, अब मेरा वक्त है, मेरी बारी है। खुद की बीवी इतने रईसों के घर की लाया था कि दहेज में आए सामान से ही 3 कमरे भर गए थे, और मेरी शादी भूखे नंगे के यहाँ कर दी। और दहेज में क्या दिया? 5100। तेरे कारण अपनी सास के बड़े ताने सुनने मिल रहे हैं मुझे। तेरे घर में भी खुशियां मैं रहने नहीं दूंगी। निधि बेटा, सामान बांध लो, जरा तुम्हारी मामी सास को भी पता चले कि असली बहू होती कैसी है। मैं समझ गई मम्मी जी, आप फिक्र मत कीजिए। और अगली सुबह विनोद के साथ सुगंधा और उसका पूरा परिवार विनोद के घर आ जाता है। दिखावे में तो सुगंधा माहिर थी और उसका ड्रामा अच्छी बुआ बनने का शुरू हो जाता है। नहीं नहीं भाभी, आप मेरा हाथ नहीं पकड़ेंगे। भले ही मेरे बेटे की शादी में भैया ने 11,000 से ऊपर ना दिए हो, पर मैं तो पूरे 21,000 रखूंगी मेरे नितिन के हाथ में। ले बेटा। और तेरे प्रेम विवाह के निर्णय से मैं बहुत खुश हुई हूँ बेटा। मन में जो हो ना उसी से शादी करनी चाहिए। पता चला तो अपने माँ बाप के कहने पर अरेंज मैरिज कर लेता और पूरी जिंदगी लड़की भी कुड़ती और तू भी। मुझे लगा था दीदी कि आपकी नाराजगी यहाँ आने तक बनी रहेगी, पर नहीं, कसम से आपको अपने भतीजे से बड़ा प्यार है। बहुत ही अच्छे से प्रिया और नितिन की शादी हो जाती है और बहू बनकर प्रिया नितिन के घर आ जाती है। शादी के बाद अब कितने ही दिन मेहमान रुकते, अगली सुबह होते होते सभी निकलने लगते हैं। वैसे तो घर पर भी बहुत काम है मुझे, पर ऐसे ही बहू को छोड़कर चली जाऊंगी तो ठीक नहीं लगेगा नितिन बेटा। अब देख, वो तो दूसरे घर से आई है, उसे नियम कानून पता ही कहाँ है। और तेरी माँ जितनी सीधी है, मुझे लगता नहीं कि वो बहू को घर के नियम कायदे सिखा पाएगी। बाकी ननद जिनके पैर पूजे जाते हैं वो तो बड़े बड़े घरों में ब्याह करके गई, उन्हें कहाँ फुर्सत रुकने की। अब घर पर कोई जिठानी होती तो उसे देखकर सीखती भी, पर यहाँ तो तू इकलौता है। अरे दीदी, ये क्या बात कर दी आपने, है तो जिठानी निधि। मैं मम्मी जी, मैं यहाँ रुक जाऊंगी तो मम्मी जी का वहां मन नहीं लगेगा। मैं क्या कहती हूँ मम्मी जी, इन्हें और पापा जी को तो दुकान संभालना है, तो इन्हें लौटने देते हैं ना, आप और मैं यहीं रुक जाते हैं नई दुल्हन के साथ। बस यही चीज ना मुझे इस लड़की की भा जाती है भाभी, मेरे बिना कहीं जी ही नहीं लगता इसका। लोगों को तो लगता ही नहीं कि निधि मेरी बहू है, सब तो इसे मेरी बेटी समझते हैं। जीती रहे बेटा, जीती रहे। सभी बातें कर रहे थे, तभी पहली रसोई के लिए प्रिया अपने कमरे से बाहर आती है और उसे देखते ही गले को खराशते हुए सुगंधा इशारा करती है। मैं पानी लेकर आती हूँ बुआ जी, मौसम बदल रहा है ना, आपके गले में खराश हो गई है। अरे थोड़ा तो दिमाग चलाओ प्रिया, अभी तो पापा जी और ये निकले भी नहीं है, और मामा जी भी तो यहीं बैठे हैं। घर में बड़ों के सामने सर तो ढकना चाहिए ना तुम्हें। हाँ, और तुम्हें तो आए 2 दिन हुए हैं, मुझे देखो 3 साल हो गए शादी को, सर से पल्ला हटा क्या।
ओह सॉरी सॉरी बुआ जी, सॉरी पापा जी, गलती हो गई। ठीक है, फिर आप लोग रस्में आगे बढ़ाइए, हम निकलते हैं। निधि के कहते ही प्रिया अपना सर ढक लेती है और पहली रसोई की तैयारी करने रसोई में चली जाती है। ये तुमने दूध क्यों चढ़ाया है और आटा लगा रही हो? पूरी बनाने का इरादा है क्या तुम्हारा? हाँ भाभी, क्यों नहीं बनाऊं क्या? बाप रे, कितना कुछ सिखाना पड़ेगा तुम्हें। तुम्हारे ससुराल में पहली रसोई में गुड़ का शीरा बनता है। अब गुड़ का शीरा बनाना तो आता होगा तुम्हें। शीरा? अरे मतलब हलवा भाई, इतना भी नहीं पता इसे। अच्छा छोड़ो, मैं बताती हूँ कैसे बनाना है, मगर इस बारे में किसी के सामने कुछ कह मत देना, वरना मामी जी मेरी खटिया खड़ी कर देंगी। सुगंधा की परछाई निधि रसोई में वही कर रही थी जो सुगंधा चाहती थी, और हॉल में बैठी सुगंधा अपना काम। दिन भर सर ढके ढके प्रिया के सर में दर्द तो नहीं हो जाएगा दीदी? बोलना तो नहीं चाहिए वैसे, मेरे सामने सर ढकना तो तुम्हारा भी बनता है भाभी, क्योंकि ननद भाभी से औहदे में बड़ी होती है। पर यहाँ तो तुमने शुरू से संस्कारों पर लात ही मार दी है, तो क्या कहूँ, बहू को भी सिखा दो ये सब। आज सर नंगा किया है, कल तुम सबको कर देगी। सुगंधा बिल्कुल ठीक कह रही है ममता। एक तो इतनी हड़बड़ी में शादी हुई है, कल को पता चला लड़की हमारे सर पर चढ़कर नाचने लगी। तुम अगर एक बार को सामने से कुछ बोलोगी तो तुम्हारा और बहू का रिश्ता खराब होगा, पर बुआ सास बोलेगी तो वो पलट कर जवाब ही नहीं दे पाएगी। वही तो भाभी, समझाइए भैया, मैं तो खुद प्रिया के सामने बुरी बन रही हूँ इस घर को बसाए रखने के लिए। और 1 घंटे की मेहनत और मशक्कत के बाद प्रिया बनाकर लाती है गुड़ का हलवा। ये आप सबके लिए गुड़ का हलवा काली तिल के साथ। ठीक है बहू, तुम जाओ कमरे में और अपना बैग खाली कर लो। और जैसे ही प्रिया वहां से जाती है, यहाँ सुगंधा शुरू हो जाती है कि कैसा प्यार किया बेटा तूने प्रिया से, ये भी नहीं बताया उसे कि तेरे घर पर सबको शुगर है। बताओ, पूरे गुड़ का हलवा बनाकर ले आई, वो भी काले तिल के साथ। और तिल पेट के लिए कितना भारी होता है पता नहीं है क्या उसे? भैया आपको खाने की जरूरत ना है, आपको ऐसे भी भारी खाना हजम नहीं होता। एक काम करो निधि, तुम जाकर सभी के लिए नाश्ता बना लो। मैंने तो 3-4 बार मना किया प्रिया को, पर वो कह रही थी उसके घर में पहली रसोई पर यही बनता है, तो मैं क्या करती। अब मैं अभी सभी के लिए नाश्ता बना देती हूँ। कुछ देर बाद चक्कर लगाते लगाते सुगंधा जाती है प्रिया के कमरे में। बेटा ये कैसे 2 रुपए के कपड़े पैक किए हैं तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे लिए, हैं? बड़े गरीब घर की आ गई तुम तो। मेरा मतलब है हमारे घर पर ना ऐसे कपड़े नौकर भी नहीं पहनते। ये लाल साड़ी देखो क्या चटक रंग है इसका, इसे तुम यहाँ मत पहनना। लाओ ये साड़ी मुझे दे दो, मैं अपने घर के काम वाले को दे दूंगी। जी बुआ जी। तुम अपने सारे कपड़े अलमारी में रख लो, तब तक मैं अपने कमरे में जाकर एक नींद ले लेती हूँ। यहाँ सब हो जाए तो मेरे कमरे में आ जाना, मेरे घुटने बहुत दर्द कर रहा है। हद कर दी इस बुआ जी ने, लगता ही नहीं कि मैं सांस भी ले पाऊंगी यहाँ। खैर बस 2 दिन बीत जाए और हनीमून के लिए निकल जाऊं मैं। आज रात प्रिया बड़ी एक्साइटेड थी, क्योंकि कल सुबह वो अपने पति के साथ हनीमून पर जाने वाली थी, पर उसकी एक्साइटमेंट पर लग जाता है बड़ा सा ताला जब सुगंधा कहती है, क्या नितिन तू और बहू हनीमून पर जा रहे हो? अरे भाई मुझे बताना तो चाहिए था, मुझे तो पता ही नहीं था। वो तो बहू ने कमरे से बैग बाहर निकाला तो मुझे पता चला। अरे दोपहर में सत्यनारायण की कथा रखी है घर पर, मुझे पता होता कि आज तुम दोनों को निकलना है तो डेट आगे बढ़ा देती। अब जोड़े के बीच सुख शांति जरूरी है कि ये हनीमून बोलो? पूजा ज्यादा जरूरी है दीदी, आप ठीक कह रही हैं। एक काम करो बहू, तुम हनीमून पर कुछ दिनों बाद चली जाना, आज पूजा कर लो। गुस्से में प्रिया अपना बैग वहीं पटक कर कमरे में चली जाती है। पता नहीं क्या समझती ये लोग। अरे हनीमून कोई कैंसिल करता है क्या किसी का? हाय राम, ये किस तरह बैग पैक कर गई है ये लड़की। लगाम कस के रख नितिन बेटा। मैंने तो सोचा था कि देखूंगी नई बहू अपने प्यार के चक्कर में कितना कुछ बर्दाश्त कर लेती है, पर ये तो कुछ भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। कल ये मुझसे कह रही थी मैं जींस कब से पहन सकती हूँ। अब बताओ, इस घर में हमारी लड़कियों को जींस पहनने की परमिशन नहीं मिली और इसे कल से ही पहननी है जींस। क्या लगता है ममता जी आपको, जल्दबाजी में इस रिश्ते के लिए हाँ करके हमने कोई गलती तो नहीं कर दी? अपने मायके में रायता फैलाकर बुआ जी बड़ी खुश थी। मुझे लगता है प्रिया के सामने आप बहुत बुरी बन चुकी हो मम्मी जी, अब इमेज क्लीन करने का वक्त आ गया है। हनीमून पर जाने को नहीं मिला, कितनी दुखी होगी प्रिया। अब उसे ऐसे में कंधा कौन देगा। और सुगंधा जाती है प्रिया के कमरे में। रो मत बेटा, मुझे माफ कर दे, मैं तेरे पैर पड़ती हूँ, ये सब मेरे कारण हो रहा है। हे भगवान, भाभी मुझसे और कितना पाप करवाएगी।
आपके मेरे पैर पड़ रही है बुआ जी, और भाभी पाप करवाएंगे क्या? मतलब मैं समझी नहीं। अरे ये सब जो मैं तुझसे कह रही थी ना, वो मेरे शब्द नहीं थे, तेरी सास के शब्द थे। इस घर में पहले से यही होता आया है बेटा, हर बार किसी न किसी को बलि का बकरा बना दिया जाता है। वरना तुम ही सोचो, अपना घर अपना पति छोड़कर मैं यहाँ क्यों बैठे रहूंगी। अब मुझसे ज्यादा ड्रामा नहीं हो पाएगा, मुझे माफ कर देना। क्या? पर मम्मी जी ने ऐसा क्यों किया? सिर्फ तेरी सास नहीं, तेरा ससुर, सब तो वैसे ही है बेटा। अब नितिन ने तुझसे शादी करने की जिद पकड़ ली थी तो उन्हें हाँ करना पड़ा, पर अब वो चाहते हैं कि मैं तेरे साथ इतना बुरा व्यवहार करूं कि तू खुद इस घर को छोड़कर चली जाए। कुछ दिन से मैं देख रही हूं कि नितिन भी अपने पेरेंट्स की बात मान रहा है, वरना आज के जमाने में किसकी बहू सर पर पल्ला रखती है। अरे मेरी निधि तो अपने ससुर के सामने भी जींस टॉप पहनती है। वो तो यहाँ हमसे ड्रामे करवाए जा रहे हैं बेटा। पूरी तरह रायता फैलाने के बाद बुआ जी तो निधि के साथ अपने ससुराल निकल लेती है, पर यहाँ प्रिया का दूसरा ही रूप लोगों के सामने आता है। स्लीवलेस टॉप और जींस पहनकर प्रिया अपने कमरे से बाहर आती है। ये कैसे कपड़े पहने हैं बहू तुमने? मेरे कपड़े पसंद नहीं आ रहे तो आप अपनी आंखें क्यों नहीं बंद कर लेती मम्मी जी? भूलिए मत, ये घर जितना आपका है उतना मेरा भी है। ये तुम किस तरह से मम्मी से बात कर रही हो? शर्म लिहाज बेच दिया है क्या? और करो लव मैरिज। जिस दिन प्रिया अपने घर से उठकर यहाँ आकर बैठ गई थी ना, उसी दिन मैं समझ गया था कि ये लड़की कैसे घर से आ रही है। बिना शादी के कोई लड़की किसी लड़के के घर पर आकर बैठती है क्या? ये सब साजिश थी, साजिश। इसी बहाने शादी के खर्चे से बच गए समझी जी। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी आपकी बेटी से शादी करने में, वही बावला हुआ पड़ा था क्योंकि मेरा रिश्ता कहीं और हो रहा था। और 2 ही मिनट में ममता और विनोद का घर बिखर जाता है। अब हर रोज प्रिया दूसरे ही माइंडसेट से उठती और बेकार की बातों के कारण घर का माहौल खराब हो जाता। एक गलतफहमी दूसरी गलतफहमी को पैदा करती है और दूसरी तीसरी को। हालत ऐसी हो जाती है कि प्रिया अपने मायके वालों को अपने ससुराल बुला लेती है। तो आप अपनी बेटी का पक्ष लेने आए हैं, हमें भी कोई शौक नहीं है इस रिश्ते को बनाए रखने का। ले जाइए अपनी बेटी को, लॉयर से मैं बात कर लूंगा। पापा ठीक कह रहे। पापा जी लगता है मैंने जल्दबाजी में शादी कर ली आपकी बेटी से। और जैसे ही प्रिया अपने घर वालों के साथ निकलने लगती है, सामने से प्रेम अपनी माँ का हाथ पकड़े वहां आता है। ये देखो मम्मी, ये क्या किया तुमने? जब भी मुझे पैसों की जरूरत पड़ी हमेशा मामा जी मेरे साथ खड़े रहे। पापा जब अस्पताल में एडमिट थे तब पैसे किसने दिए थे? मामा जी ने मदद की थी। मेरा रिश्ता किससे करवाया था? मामा ने। और भाभी के कान भर भर कर तुमने उन्हीं का घर तोड़ दिया। ये क्या कह रहा है बेटा तू? अब के घर की शांति को भंग करने वाली कोई और नहीं, मेरी माँ ही है। तुम्हारी बुआ है नितिन, प्रिया भाभी की कोई गलती नहीं है। आप सबके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग मम्मी ने ही पैदा की क्योंकि उन्हें लगता है कि पापा ने उनकी शादी एक मिडिल क्लास फैमिली में करवाई, उससे नहीं करवाई जिससे मम्मी प्यार करती थी। तुम जिससे प्यार करती थी वो नशेड़ी था, दुनिया भर की बुरी आदतें थी उसमें, 4 बार जेल जा चुका था। उससे करवाता क्या तेरी शादी में? और तेरे एक पैर में प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के साथ कोई भी तुझसे शादी करने को तैयार नहीं था सिवाय जीजा जी के। मैंने तो अपने हिसाब से अच्छा घर ढूंढ कर दिया था तुझे। मुझे क्या पता था कि उस कड़वाहट को तू ऐसे अपने मन में बसा कर बैठी है कि मेरे ही घर को जला देगी। मुझे माफ कर दीजिए भैया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। बदले की आग में मैं इतना गिर गई कि अपने भतीजे के घर को तोड़ने चली थी। मुझे माफ कर दीजिए भाभी। नितिन मुझे माफ कर दो, सबसे ज्यादा दुख तो मैंने तुम्हें दिया है। प्रिया, ये सब मेरे कारण हुआ बेटा। तेरी सास ने कभी मुझे कुछ भी करने को नहीं कहा था, वो तो तुझे अपनी बेटी मानती है। पापा मम्मी भैया आप सब वापस जा सकते हैं। मेरा ससुराल मेरा घर है, मैं यही रहूंगी। और बुआ जी आपको भी मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। जो हुआ उसे भूल जाइए, हम नई शुरुआत करेंगे।